कभी किसी पहाड़ को देखकर ये ख्याल आया है कि आखिर वो इतना ऊंचा बना कैसे? या किसी नदी की घाटी को देखकर हैरानी हुई कि इसे किसने और कैसे तराशा होगा? असल में ये सब हमारी पृथ्वी की अपनी एक कहानी है और आज हम इसी कहानी को पढ़ने का विज्ञान समझने वाले हैं, यानी भू आकृति विज्ञान। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो विशाल लैंडस्केप हम देखते हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी घाटियां और कहीं दूर तक फैले मैदान, आखिर इन्हें ये शक्ल देता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े दायरे से शुरुआत करनी होगी, और वो दायरा है भूगोल। जी हाँ, ये वही विज्ञान है जो हमारी पूरी दुनिया का अध्ययन करता है। भूगोल यानी ज्योग्राफी, ये शब्द सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसका मतलब उतना ही सीधा है। ये असल में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन करना। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन, एक ऐसा विचार जो जितना सरल है उतना ही गहरा भी। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि इस विषय की नींव रखने का श्रेय एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हिकेटियस को दिया जाता है। उन्हें अक्सर भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया का वर्णन करने की कोशिश की थी। अब देखिए, भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए विद्वानों ने इसे आमतौर पर दो मुख्य शाखाओं या कह सकते हैं कि दो दुनियाओं में बांट दिया है। एक तरफ है भौतिक भूगोल, जो पृथ्वी की कुदरती चीजों को समझता है, जैसे पहाड़, नदियां, पठार और जलवायु। और दूसरी तरफ है मानव भूगोल, जो इंसानों और उनकी बनाई हुई दुनिया का अध्ययन करता है। आज के इस विश्लेषण के लिए हम अपना पूरा ध्यान प्रकृति की दुनिया पर, यानी कि भौतिक भूगोल पर ही रखने वाले हैं। तो चलिए अब भौतिक भूगोल के इस विशाल क्षेत्र में से अपने आज के खास विषय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल को आप चार मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ मान सकते हैं। जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल के अलावा इसका एक बहुत जरूरी स्तंभ है स्थलमंडल, यानी पृथ्वी की ठोस सतह। और इसी स्थलमंडल के अध्ययन को हम भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। भूगोल की ही तरह जियोमॉर्फोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा से ही निकला है। जियो यानी पृथ्वी, मॉर्फो यानी रूप या आकार, और लोगोस यानी अध्ययन। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो इसका मतलब बनता है पृथ्वी के अलग अलग रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन। इस विज्ञान को एक औपचारिक विषय बनाने का श्रेय एक अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। उन्होंने ही 1893 में जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया और जमीन की आकृतियों के बनने के पहले मॉडल भी विकसित किए। इसी वजह से उन्हें भू आकृति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी की इन अनगिनत आकृतियों को समझा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल और जबरदस्त फ्रेमवर्क है, जो जमीन की सभी आकृतियों को 3 स्तरों में बांट देता है। इसे उच्चावच की 3 श्रेणियां कहते हैं और ये समझना बहुत आसान है। पहली श्रेणी में आती हैं सबसे बड़ी चीजें, यानी हमारे महाद्वीप और महासागर। दूसरी श्रेणी में वो आकृतियां हैं जो इन महाद्वीपों के ऊपर बनती हैं, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदान। ये धरती की अंदरूनी ताकतों से बनती हैं। और फिर आती है तीसरी श्रेणी। इसमें वो छोटी छोटी आकृतियां हैं जिन्हें बाहरी ताकतें, जैसे कि हवा और पानी, दूसरी श्रेणी की बनावटों पर तराश कर बनाती हैं, जैसे नदियां पहाड़ों को काटकर घाटियां बना देती हैं। अगर हम पहली श्रेणी के स्केल को देखें तो ये वाकई बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्सा ही जमीन है। यही महाद्वीप और महासागर हमारी दुनिया का सबसे बुनियादी नक्शा तैयार करते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन श्रेणियों और परिभाषाओं को जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। जैसा कि कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान सिर्फ पृथ्वी की सतह का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह उस जमीन पर लिखी कहानी का भी अध्ययन है। हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, ये सब अपने बनने की एक कहानी सुनाते हैं और ये विज्ञान हमें उस कहानी को पढ़ना सिखाता है।
तो अगली बार जब कोई खूबसूरत लैंडस्केप सामने दिखे तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है, ये जो हम देख रहे हैं ये कहानी के किस स्तर पर है। क्या ये एक महाद्वीप का किनारा है, यानी पहली श्रेणी, या फिर ज्वालामुखी से बना एक पहाड़, यानी दूसरी श्रेणी, या फिर किसी नदी की तराशी हुई एक सुंदर घाटी, यानी तीसरी श्रेणी। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल भी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। आइए आज हम समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा ये सौरमंडल, ये ग्रह, ये सूरज आखिर बने कैसे। हम बात करेंगे उन दो शुरुआती और सबसे बड़े सिद्धांतों की। देखिए, ये सवाल सदियों से इंसानों के मन में कौंधता रहा है, और जो शुरुआती वैज्ञानिक थे ना, वो इस गुत्थी को सुलझाने वाले पहले जासूसों की तरह थे। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या पता लगाया। तो इस बड़े सवाल का पहला बड़ा जवाब हमें मिला 18वीं सदी में, और ये आइडिया ना बहुत ही सरल और सुंदर था। ये कि सब कुछ, हमारा सूरज, सारे ग्रह, सब कुछ गैस और धूल के एक ही विशाल बादल से पैदा हुआ था। वैसे तो ये आइडिया सबसे पहले 1755 में दार्शनिक इमैनुएल कांट के दिमाग में आया था, लेकिन इसको असली शक्ल दी 1796 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ मार्कस डी लाप्लास ने। लाप्लास ने एक ऐसा सिद्धांत पेश किया जो हर चीज को एक ही शुरुआत से समझाने की कोशिश करता था। अब इस पूरे सिद्धांत का जो हीरो है ना, वो है नेबुला। सोचिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा खौलता हुआ और अपनी ही धुरी पर तेजी से घूमता हुआ एक गोला। तो लाप्लास ने इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई, और वो भी सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। पहला, ये गर्म नेबुला और तेजी से घूमने लगा। फिर जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी, उसमें से गैस के छल्ले टूटकर अलग होने लगे। इसके बाद यही छल्ले धीरे धीरे ठंडे हुए और जुड़कर ग्रह और उनके चांद बन गए। और आखिर में जो विशाल गर्म हिस्सा बीच में बचा, वही हमारा सूरज बना। मतलब एक ही चीज से सब कुछ बन गया। एकदम सटीक कहानी। सुनने में तो ये कहानी एकदम परफेक्ट लगती है ना, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कोई भी कहानी बिना सवालों के पूरी नहीं होती। और जल्द ही दूसरे वैज्ञानिकों को इस खूबसूरत आइडिया में कुछ बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। तो बस सवाल उठने लगे, और ये सवाल ऐसे थे जिनका जवाब नेबुलर परिकल्पना के पास था ही नहीं। जैसे कि भाई, ये नेबुला आया कहाँ से, इसमें इतनी गर्मी और घूमने की ताकत कहाँ से आई। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ गैस से बना तो हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह इतने ठोस कैसे हो गए। इन सवालों ने ही एक नए सिद्धांत के लिए दरवाजा खोला। तो जब एक आइडिया काम नहीं करता तो विज्ञान एक नया आइडिया ढूंढता है, और इस बार का आइडिया पहले वाले से बिल्कुल अलग था। एक शांत घूमते हुए बादल की जगह अब बात हो रही थी एक जबरदस्त हिंसक शुरुआत की। इस नई कहानी के लेखक थे 2 ब्रिटिश वैज्ञानिक, जेम्स जीन्स और हैरल्ड जेफरीज। उन्होंने कहा कि भूल जाइए उस अकेले बादल को, असल कहानी तारों के बीच हुई एक जबरदस्त नाटकीय घटना की है। उनके आइडिया का केंद्र था गुरुत्वाकर्षण फिलामेंट। कल्पना कीजिए, हमारा सूरज अकेला था और तभी एक बहुत बड़ा तारा उसके पास से गुजरा। उस तारे की जबरदस्त खिंचाव ने हमारे सूरज से ही पदार्थ की एक लंबी सिगार जैसी धारा खींच ली। और मजे की बात यह है कि ये थियरी भी समय के साथ बदली। पहले जीन्स ने कहा कि एक तारा बस पास से गुजरा होगा, लेकिन फिर जेफरीज ने इसे और भी मसालेदार बना दिया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर वो सिर्फ पास से ना गुजरा हो, बल्कि एक सीधी टक्कर हुई हो जिसमें एक तीसरा तारा भी शामिल था। तो अब हमारे पास एक नई एक्शन से भरपूर कहानी थी। इसने कुछ पुरानी गुत्थियां सुलझा तो दी, लेकिन जैसा विज्ञान का नियम है, हर जवाब अपने साथ नए सवाल लेकर आता है। इस नई कहानी में भी कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। पहला, अगर ग्रह सूरज से बने हैं तो उनमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें होनी चाहिए, लोहा जैसे भारी तत्व नहीं। दूसरा, वो गर्म गैस की सिगार जैसी धारा ठंडी होकर ठोस ग्रहों में कैसे बदल गई। और शायद सबसे बड़ी समस्या, अंतरिक्ष इतना विशाल है कि 2 तारों का इतना करीब आना या टकराना लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ही सिद्धांतों में इतनी कमियां थीं, तो क्या ये सब बेकार की मेहनत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये गलतियां नहीं, बल्कि जरूरी पड़ाव थे, और यही बात इन शुरुआती कोशिशों को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। जब हम इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है।
एक थ्योरी ने एक सवाल उठाया, दूसरी ने उसका जवाब देने की कोशिश की, भले ही वो जवाब अधूरा था। हर कोशिश ने हमें सच्चाई के थोड़ा और करीब पहुंचाया। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। ये किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। हर गलत जवाब हमें सही सवाल पूछना सिखाता है और बेहतर जवाबों के लिए रास्ता बनाता है। तो अगर हमारी दुनिया ना तो एक शांत बादल से बनी और ना ही तारों की टक्कर से, तो फिर असली कहानी क्या है? खैर, इन्हीं शुरुआती कोशिशों ने उस मंच को तैयार किया जिस पर आज की सबसे बड़ी थ्योरी खड़ी है, बिग बैंग। पर वो कहानी फिर कभी। नमस्ते। चलिए आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? ये हम सबके वजूद की कहानी है और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसके बारे में सोचकर भी दिमाग घूम जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ आया कहाँ से? ये जो हम तारे देखते हैं, ये जो अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, और खैर हम खुद, ये सब कैसे बना? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी पुरानी खुद इंसानियत। तो इस बड़े सवाल का साइंस के पास जो सबसे तगड़ा जवाब है वो है बिग बैंग थ्योरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा सा धमाका हुआ। ये थ्योरी असल में ये कहती है कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही ज्यादा छोटे, गर्म और घने पॉइंट से फैलना शुरू हुआ। और हाँ, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। एक साइंटिस्ट थे, एडविन हबल। उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबकी सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये तो फैल रहा है। और बस इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। फिर 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया और बिग बैंग का शुरुआती कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। एक ऐसी घटना जो आज से करीब 13.7 अरब साल पहले हुई थी। तो जरा सोचिए, हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, इतना पीछे कि तब टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। थ्योरी के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड, हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी, सब कुछ एक बहुत ही छोटे से, सुई की नोक से भी छोटे पॉइंट में बंद था। इसी पॉइंट को साइंटिस्ट कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब ये जो सिंगुलैरिटी थी ना, ये अपने आप में एक पहेली थी। सोच कर देखिए, इसका साइज लगभग 0, लेकिन इसकी गर्मी और डेंसिटी इन्फिनिट यानी अनंत। ये एक ऐसी जगह थी जहां फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। कमाल है ना? और फिर आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले कुछ हुआ। उस छोटे से पॉइंट से हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देखिए, इसे कोई बम जैसा धमाका मत समझिए, ये तो खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। ये वो लम्हा था जब सब कुछ बना। एक जबरदस्त फैलाव शुरू हुआ, बहुत तेजी से। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर ही ब्रह्मांड की उस भयंकर गर्मी में एटम के पहले न्यूक्लियस बनने लगे थे। और फिर जैसे जैसे ये नया नवेला ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, मैटर यानी पदार्थ ने शक्ल लेना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा होता गया। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 3 लाख साल बाद, तब तक टेम्परेचर गिरकर 4500 केल्विन तक आ गया था। ये एक मैजिकल नंबर है। क्यों? क्योंकि इतनी ठंडक में ही स्टेबल एटम बन सकते थे। और जैसे ही ये हुआ, मानो किसी ने एक घने कोहरे के कमरे में रोशनी कर दी हो। ब्रह्मांड अचानक ट्रांसपेरेंट हो गया, आर पार दिखने लगा। और जैसे ही ये कोहरा छटा, एक जानी पहचानी ताकत ने कमान संभाल ली, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। उसने अपना काम शुरू किया। उसने इस नए बने मैटर को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। और इसी खिंचाव से बनी बड़ी बड़ी चीजें, गैलेक्सीज, तारे और फिर प्लैनेट्स। और उन्हीं में से एक है हमारा अपना घर। तो अब इस विशाल अरबों खरबों गैलेक्सी वाले ब्रह्मांड में से चलिए जूम इन करते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे पर आते हैं। यहाँ इसके एक कोने में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूरज। और उसी के चारों ओर बना हमारा छोटा सा कॉस्मिक घर, हमारा सोलर सिस्टम। हमारे इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की मानो 2 अलग अलग फैमिलीज हैं। पहले तो हैं सूर्य के करीबी चट्टानी ग्रह, मर्क्यूरी, वीनस, हमारी पृथ्वी और मार्स। और फिर थोड़ा और बाहर की तरफ चलें तो आते हैं गैस के बड़े बड़े जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
और हर ग्रह की अपनी अलग ही कहानी है। मर्क्यूरी सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब वाला। जुपिटर ये तो बॉस है, इतना बड़ा कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसमें फिट हो जाएं। नेपच्यून सबसे दूर, एकदम ठंडा और अंधेरा। और सैटर्न, अरे वाह, अपने शानदार रिंग्स के साथ ये तो हमारे सोलर सिस्टम का गहना है। और हाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में वो मशहूर एस्टेरॉयड बेल्ट भी तो है। वैसे प्लैनेट्स की ये गिनती हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्लूटो का केस तो सबको याद ही होगा। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि साइंस में हमारी समझ कैसे बदलती रहती है। बात है 2006 की, जब साइंटिस्ट्स ने प्लैनेट होने की एक नई शर्त रखी कि उसे अपनी ऑर्बिट यानी रास्ते को बाकी चीजों से साफ करना होगा। बेचारा प्लूटो ये नहीं कर पाया, तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो आज भी चल रही है। याद है वो फैलाव जिससे सब कुछ शुरू हुआ था? वो आज भी हो रहा है। गैलेक्सीज खुद बड़ी नहीं हो रही, लेकिन उनके बीच का स्पेस वो लगातार फैलता जा रहा है। सब कुछ एक दूसरे से दूर और दूर होता जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त, दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये किस चीज के अंदर फैल रहा है? इसके बाहर क्या है? ये वो सवाल है जो आज भी साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना भी जान लें, जानने के लिए हमेशा और बहुत कुछ बाकी रहेगा। कभी सोचा है कि हम जमीन के इतने नीचे तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें पता कैसे चला कि वहां है क्या? ये एक कमाल की भूवैज्ञानिक जासूसी कहानी है। चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे ही पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या चल रहा है। ये हमारे ग्रह का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर जब अंदर झांकना ही नामुमकिन हो, तो इसके राज खुलेंगे कैसे? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को बनना पड़ा भूवैज्ञानिक जासूस। उन्हें ऐसे सुरागों को जोड़ना था जो एक ऐसी जगह से आ रहे थे जहां कोई इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। इंसानों ने जमीन में सबसे गहरा गड्ढा जो आज तक खोदा है वो है रूस के कोला प्रायद्वीप में। कितना गहरा? करीब 12 किलोमीटर। अब ये सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है ना? पर सच तो यह है कि धरती की गहराई के सामने ये बस एक मामूली सी खरोच है। और धरती का केंद्र वो है यहां से लगभग 6371 किलोमीटर दूर। इसका मतलब समझते हैं? हमारी सबसे गहरी खुदाई भी इस पूरे सफर का सिर्फ 0.2% है। तो फिर सवाल वही है, बाकी के 99.8% के बारे में हमें आखिर पता कैसे चला? अच्छा, शुरुआती सुराग यानी सीधे सबूत हमें उन चीजों से मिले जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते थे, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्मागर्म लावा या फिर खदानों से निकली चट्टानें। पर इन सब में एक ही दिक्कत थी, ये हमें सिर्फ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के बारे में ही बता पा रहे थे। तो साफ था कि ये सीधे स्रोत बस सतह को खुरच रहे थे। अंदर की कहानी अभी भी एक राज थी। गहराई में झांकने के लिए इन जासूसों को एक बिल्कुल नए तरह के सबूत की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो पूरी की पूरी धरती के आर पार जा सके। और फिर उन्हें वो मिल गया, एक ऐसा उपकरण जिसने हमें धरती के आर पार देखने की ताकत दी, और वो था भूकंप। देखिए, जब भूकंप आता है ना, तो उससे शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें पूरे ग्रह से होकर गुजरती हैं, बिल्कुल एक ग्रह स्तरीय अल्ट्रासाउंड की तरह। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज की जानकारी अपने अंदर रिकॉर्ड करती चलती हैं। अब इन तरंगों में दो अहम मुखबिर थे। पहली पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे, और दूसरी एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे। पी तरंगे तो हर चीज से गुजर जाती हैं, ठोस, तरल, गैस, सबसे। लेकिन एस तरंगों की एक खास बात है, या कह लें एक कमजोरी, वो तरल पदार्थ से बिल्कुल भी नहीं गुजर पाती, वो वहीं रुक जाती हैं। और यही सबसे बड़ा सुराग था। तो बस वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में इन तरंगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया, कहां से चलीं, कहां पहुंची, कहां गायब हो गईं। और इसी डेटा से आखिरकार उन्होंने धरती के अंदर का एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें धरती अलग अलग परतों में बटी हुई थी। और इस भूकंपीय जासूसी से सामने आई धरती की 4 मुख्य परतें। सबसे ऊपर भूपरपटी, फिर मेंटल, फिर बाह्य कोर और बिल्कुल बीच में आंतरिक कोर।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली और सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक जगह भूकंप आता है तो उसके ठीक दूसरी तरफ, ग्रह के उल्टी तरफ, पी तरंगे तो पहुंच जाती हैं, लेकिन एस तरंगों का कोई नामो निशान नहीं होता। वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। इससे एक बहुत बड़ा छाया क्षेत्र बन जाता था, एक ऐसा इलाका जहां एस तरंगे कभी पहुंचती ही नहीं थीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में पिघले हुए धातु का एक विशाल तरल महासागर है। यही वो यूरेका वाला पल था। एस तरंगे इस तरल कोर से टकराकर रुक जाती थीं। ये एक इतना पक्का सबूत था जिसे कोई नकार नहीं सकता था, और इस एक खोज ने हमारे ग्रह के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो पी तरंगों और एस तरंगों, इन दोनों के व्यवहार ने मिलकर पूरी तस्वीर साफ कर दी। भूपर्पटी और मैंटल ठोस हैं क्योंकि दोनों तरंगे गुजर जाती हैं। बाह्य कोर तरल है क्योंकि एस तरंगे वहां रुक जाती हैं, और पी तरंगे वो आंतरिक कोर में पहुंचकर फिर से तेज हो जाती हैं, जिससे ये पता चला कि बेहद ज्यादा दबाव की वजह से बिल्कुल केंद्र में मौजूद आंतरिक कोर इतना गर्म होने के बावजूद भी ठोस है, सॉलिड। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि धरती के अंदर क्या है, ये रहस्य सुलझ गया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? ये जानकारी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वजह है वो तरल बाह्य कोर, पिघले हुए लोहे का वो समंदर लगातार घूम रहा है, और पृथ्वी के अपने घूमने के साथ मिलकर वो एक विशाल जनरेटर की तरह काम करता है। एक ऐसा जनरेटर जो एक ऐसी चीज बनाता है जिसके बिना यहां जिंदगी शायद मुमकिन ही नहीं होती। ये जनरेटर बनाता है हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच जो अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक सौर हवाओं को हम तक पहुंचने से रोकता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ना हो तो ये सौर हवाएं हमारे वायुमंडल को, हमारी हवा को धीरे धीरे उड़ा ले जाएंगी। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचने लायक है कि अगर कभी हमारी पृथ्वी का कोर ठंडा होकर जम गया तो क्या होगा? क्या हमारी दुनिया भी मंगल की तरह एक सुनसान, असुरक्षित ग्रह बन जाएगी? ये बात हमें याद दिलाती है कि सतह पर हमारा ये जीवन हजारों किलोमीटर नीचे उस दहकते हुए, घूमते हुए इंजन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।